टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, हमारे जो 1000 क्वेश्चन सीरीज़ चल रही थी उसी क्वेश्चन सीरीज़ को आज मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और आज हमारा 501 क्वेश्चन से मैं डिस्कस करूँगी। हमने 500 क्वेश्चन कर लिया है। जो व्यूवर्स न्यू हैं वो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़ वो उसको वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा वीडियो मिल जाएगा। रोज़ मैं आप लोगों को डेली 20 क्वेश्चन करा रही हूँ और जो व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 501। ये क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले 1924 में प्रयोग किया था। तो सहभागी अवलोकन का किसने यूज़ किया था? वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा वो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लिंडमैन, ऑप्शन बी मोजर, ऑप्शन सी पीवी यंग, ऑप्शन डी लुंडबर्ग। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सहभागी अवलोकन का 1924 में लिंडमैन ने यूज़ किया था सर्वप्रथम। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 502। ये क्वेश्चन है हमारा, रीड के मतानुसार निम्नांकित में से परिवार का प्रमुख कार्य है। वैसे तो परिवार का प्रमुख कार्य हमें पता है कि क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पे रीड के अनुसार पूछा गया है तो उसको भी ध्यान रखते हुए हम ऑप्शंस को देखेंगे पहले कि क्या है। और अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए है संतान उत्पत्ति, ऑप्शन बी यौन इच्छा की पूर्ति, ऑप्शन सी समाजीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो वैसे तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं संतान उत्पत्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति, समाजीकरण, परिवार का ये प्रमुख कार्य होता है। और अगर हम रीड के अकॉर्डिंग देखें तो रीड के अकॉर्डिंग में भी ये सभी कार्य जो हैं ये परिवार के प्रमुख कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 503। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमको दिया हुआ है उसको सही सुमेलित करना है। यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि क्या क्या है। ऑप्शन ए सांस्कृतिकरण श्रीनिवास। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो सांस्कृतिलाइजेशन की हमारा कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास का है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो ये तो हम आगे का पहले पढ़ेंगे तभी पता चलेगा हमें। आगे का ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन सी अभौतिक संस्कृति औगबन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी देखिए, औगबन दो प्रकार की संस्कृति की बात करते हैं, एक भौतिक एक अभौतिक संस्कृति। तो यहाँ पर अभौतिक का नाम है, इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी सामूहिक प्रतिनिधि दुर्खिम। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधित्व का बात करते हैं, ठीक है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की बात दुर्खिम करते हैं, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी ई है कि चेतनात्मक संस्कृति सोरोकिन। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सोरोकिन ने भी 3 प्रकार की संस्कृति की बात करी है और उन 3 प्रकार की संस्कृति में एक प्रकार हमारा चेतनात्मक संस्कृति भी है।
तो ये भी सही हुआ। तो इन सब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो था कि उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, क्योंकि ए सी डी ई सब सही हैं, तो ऑप्शन डी बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 504। ये क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, सार्वभौमिक मूल्य की बात हो रही है यहाँ पर और ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ हमारे सामने। तो इसमें से हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर जो राइट होगा वो बताना है, सार्वभौमिक मूल्य। ठीक है, सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूजा, ऑप्शन बी झूठ, ऑप्शन सी शासन, ऑप्शन डी सच्चाई। सो इन सब ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, सच्चाई, सच्चाई एक सार्वभौमिक मूल्य है। ओके, इसको याद रखिएगा ये, क्योंकि जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करना था हमको, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 505, जैन धर्म को सर्वाधिक किसने ग्रहण किया? तो सबसे ज़्यादा जैन धर्म किसने ग्रहण किया है? यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें हैं ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी क्षत्रिय। तो जैन एक धर्म है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रहण किया गया है वो क्षत्रिय के द्वारा सबसे ज़्यादा ग्रहण किया गया है। ये आंसर अगर जिसके लिए न्यू है तो वो आंसर को अच्छे से क्वेश्चन को लर्न कर लेगा कि जैन धर्म हमारा क्षत्रिय के द्वारा सबसे ज़्यादा ग्रहण किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 506, निम्नांकित में से कौन संस्थाएं हैं? इसमें से संस्था कौन है हमको ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन 2 जनजाति, ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति, ऑप्शन नंबर 4 सरकार। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको आंसर ऐसे बताना है कि ये चारों में से कौन सा हमारे संस्था में आएगा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, संस्था की अगर हम जब डेफिनेशन को ही देखें तो हम जानते हैं कि संस्था क्या होती है। ठीक है, संस्था हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कार्य प्रणाली नियमाचार अपनाए जाते हैं वो संस्था कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन ये हमारी है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो नियम, जो प्रक्रिया, ठीक है, जो कार्य प्रणालियाँ अपनाते हैं वो संस्था कहलाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को अगर देखें तो जो हमारा राज्य है, ठीक है, राज्य, क्योंकि राज्य है जो वो सरकार चलाने के लिए, राज्य पूरे स्टेट के लिए कुछ ना कुछ नियमाचार तो होते हैं ना। स्टेट के, हर स्टेट के देखिए अपने नियमाचार होते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन सब बने होते हैं। लेकिन अगर जनजाति की बात करें तो जनजाति तो ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं है कि अगर हम उसको संस्था बोलें तो ये तो नहीं होगा, लेकिन राज्य हमारा होगा। संपत्ति भी जाहिर सी बात है, संपत्ति में तो हम इस तरह का कुछ देख ही नहीं सकते हैं। अब सरकार की बात करें तो सरकार में भी तो कार्य प्रणालियाँ अपनाई जाती है। गवर्नमेंट है हमारी जो, वो कार्य प्रणालियों को, नियमाचार को अपनाती है और रूल्स रेगुलेशन ये सारे बनाती है। उसी के हिसाब से क्या होते हैं, हमारी गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, उसी के हिसाब से वो जनता की भलाई का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राज्य और सरकार ये आएगा हमारे आंसर में। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा
फर्स्ट और फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर कि हमारे ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ कहाँ पर है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी तीसरा और चौथा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इन चारों में जो हमारा राइट आंसर होगा पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 507। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सुमेलित है। तो कौन सुमेलित है यहाँ पर हमें बताना है। पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पर पढ़ें पहले। मिताक्षरा पतंजलि, मुस्लिम विवाह एक संस्कार होता ही नहीं है। ठीक है, 16 संस्कार मनुस्मृति नहीं है। दया भाग मिताक्षरा। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, मिताक्षरा पतंजलि गलत है ये। ठीक है, मुस्लिम विवाह एक संस्कार नहीं होता है। आप सभी जानती हैं मुस्लिम विवाह एक समझौता होता है। ठीक है, और मनुस्मृति में 16 संस्कार नहीं बताए गए हैं। 16 संस्कार नहीं है, उसमें 13 संस्कार हैं मनुस्मृति में। ये भी हमारा गलत है। लेकिन जो दया भाग है, ओके, दया भाग मिताक्षरा, ये राइट आंसर है हमारा, ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार दया भाग और मिताक्षरा से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 508। पूर्व स्वतंत्रता नामक कोई वस्तु नहीं है। राज्य सर्वशक्तिमान होते हुए भी बाह्य रूप से अन्य राज्यों के अधिकारों द्वारा सीमित है। वह आंतरिक रूप से व्यक्तियों तथा सदस्यों के अधिकारों द्वारा सीमित है। या किसने कहा। स्टूडेंट ये एक लाइन दी हुई है, ये किसके द्वारा कही गई लाइन है ये बताना है। अगर आप लोगों को पता है कि ये लाइन किसकी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए डी से, ऑप्शन बी मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी हेनरी मैन, ऑप्शन डी ऑस्टिन। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा हमारा, डीजे। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 509। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने कहा गांव एक गणतंत्र की भांति है। ठीक है, ये इनका कथन है कि समाजशास्त्री का कि गांव एक गणतंत्र की भांति है, ये बताना है। यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सी मैटकॉफ, ऑप्शन बी टी वेबलेन, ऑप्शन सी आर पार्क, ऑप्शन डी पी गेडिस। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, गांव एक गणतंत्र की भांति है, ये सी मैटकॉफ का कथन है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है कि गांव एक गणतंत्र की भांति है, गणतंत्र की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 510। ये क्वेश्चन है हमारा, वर्गहीन समाज की संकल्पना करने वाले समाजशास्त्री कौन हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन अ मिनट आप लोग आंसर करिए इसका, क्या होगा इसका आंसर राइट। और किसी का ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए कि वर्गहीन समाज की संकल्पना ये बहुत ही इजी है हमारे लिए। अगर आप सोशियोलॉजी बेसिक भी पढ़ती हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए तुर्खीम, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी फ्रेजर। वर्गहीन समाज है मार्क्स।
ठीक है। वर्गहीन समाज की ये बात करते हैं जो वो मार्क्स बात करते हैं। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बताया है ना, जो इन्होंने युगों को डिस्क्राइब किया है, किस कैसे कैसे वर्ग पाए जाने लगे, हर युग को बताया है। तो लास्ट में जब ये पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बाद जो युग बताए हैं वो एक ऐसा युग होगा जो वर्गहीन समाज होगा, वर्ग विहीन, वहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 511, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो ये तो पहले हम पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा कि सही सुमेलित हैं कि नहीं है। ऑप्शन बी, भावात्मक संस्कृति, उचित और अनुचित का विवेक। तो ये राइट है हमारा, भावात्मक संस्कृति उचित अनुचित का विवेक कराती है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष एवं ईश्वर प्राप्ति को महत्व। तो ये भी सही है धर्मनिरपेक्षता के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन डी, समशिष्टवाद, आपसी लाभ से प्रेरित सिद्धांत जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया व वितरण का सामुदायिक स्वामित्व हो। तो समशिष्टवाद यही होता है जो अभी मैंने पढ़ा, वहाँ पे आपसी लाभ के प्रेरित सिद्धांत है जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सामूहिक समूह वहाँ पर उस पर स्वामित्व होता है, किसी इंडिविजुअली का स्वामित्व नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन ई, नैतिकता, तार्किक एवं अलौकिकवादी विचारधारा। तो नैतिकता ये भी सही है, अलौकिक विचारधारा और तार्किकता। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सभी सही आ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए अब हमारा राइट होगा यहाँ पर, क्योंकि सभी सही हैं तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 512। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित कीजिए। तो ये भी मैचिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है हमारा, संघर्ष सिद्धांत, कार्ल मार्क्स। तो वर्ग संघर्ष की बात तो कार्ल मार्क्स ही करते हैं, उन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया हुआ है। ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो ये तो पहले हम नीचे देख लें क्या क्या हमारा है, उसके बाद ही बता सकते हैं। ऑप्शन सी, शक्ति विशेष अधिकार प्रतिष्ठा, ग्रेहार्ट लेस्की। तो ये सही है, शक्ति विशेष अधिकार प्रतिष्ठा की बात ग्रेहार्ट लेस्की ही करते हैं। नेक्स्ट, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, किंग्सले डेविस। तो किंग्सले डेविस ने भी प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। इसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप, टीबी बॉटोमेर। तो ये भी सही है, सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप बॉटोमेर ने बताया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बी वाला था कि उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, वो राइट आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 513। ये क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन को बहिर्जात तथा अंतर्जात में वर्गीकृत किसने किया। तो बहिर्जात और अंतर्जात में किसने वर्गीकृत किया ये बताना है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए R.M. मैकाइवर, ऑप्शन बी W.F. ऑकबर्न, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो सामाजिक परिवर्तन को अंतर और जात और बहिर्जात में जो क्लासिफाई किया था वो W.F. ऑकबर्न ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 514, धर्म तथा जादू की तुलना में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहले कथन को पढ़ेंगे, क्या क्या कथन है, तभी हम बता सकते हैं क्या कथन सही होगा। ऑप्शन ए, जादू व्यक्तिक है जबकि धर्म
सामूहिक प्रक्रिया है। वैसे तो ये कथन सही है, जादू व्यक्तिगत होता है और धर्म सामूहिक होता है, लेकिन और भी हम आगे देख लें, हो सकता है वो भी सही हो। तो ऑप्शन बी, जादू का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जबकि धर्म में व्यक्ति स्वयं उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। तो आगे देखते हैं ये ऑप्शन सी, धर्म तथा जादू का सकारात्मक तथा नकारात्मक संलयन है। ऑप्शन डी, जादू तथा धर्म समाज विज्ञान है। तो यहाँ पर देखिए तुलना में कौन सा कथन सही है। ये जो हमारा पहला वाला था ये एग्जैक्ट है, जादू व्यक्तिगत होता है, धर्म सामूहिक प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें से हमें एक चूज़ करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 515, समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो ये परिभाषा किसकी है? वैसे तो बहुत इजी ये परिभाषा है। अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान किसने बोला है? समाजशास्त्र को, मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए इसका जल्दी से। ऑप्शन ए सिमेल, ऑप्शन बी पोरेस, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन डी ग्रीन। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिमेल है। सिमेल ने समाजशास्त्र में के स्वरूपों की बात करी है, मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान कहा है, और ये लाइन इनकी बहुत फेमस लाइन है इनकी। ठीक है, तो इसीलिए इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिए, ये अक्सर एग्ज़ाम में आती है कि मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान किसने कहा है? जॉर्ज सिमेल रहेंगे हमारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 516। ये क्वेश्चन है, वैदिक युग में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो वैदिक युग की बात हो रही है, कौन होता था यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे हम। ऑप्शन ए नागरिक के पास, ऑप्शन बी कृषक के पास, ऑप्शन सी संस्था के पास, ऑप्शन डी समुदाय के पास। सो स्टूडेंट यहाँ पर वैदिक युग में भूमि का स्वामी समुदाय के पास हुआ करता था उस टाइम पर। ठीक है, वैदिक युग की क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे, वो समुदाय के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 517। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कथनों का अध्ययन करते हुए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। सो यहाँ पे कथन और कारण वाला है हमारा क्वेश्चन। कथन ए दिया हुआ है, नए भारत में संयुक्त परिवार का तीव्र गति से विघटन हो रहा है। ओके, ये हमारा कथन है। अब कारण पढ़ेंगे हम। कृषि अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण विघटन के लिए दोषी है। सो अब हम कथन कारक को देखते हुए अगर हम देखें तो वैसे तो हमारा जो ए है कथन वो सही है। ठीक है, और कृषि अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रामक विघटन के लिए दोषी है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से दोनों सही है। और ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो कृषि अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रामक विघटन के लिए दोषी है, यहाँ पे पूछा है ना, सॉरी बोला गया है कि विघटन के लिए दोषी है। जब विघटन हो रहा है तो नए भारत में हमारे परिवार, संयुक्त परिवार का भी विघटन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। आर हमारा एक की व्याख्या भी कर रहा है। तो हम ऑप्शंस को पहले देखते हैं। यहाँ पर दोनों ए और आर गलत है,
तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 518, सहयोग, व्यवस्थापन तथा आत्मसात जैसी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो वैसे तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए विभेदीकरण की प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी विघटनात्मक प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी सहयोगी प्रक्रियाएं। जैसा कि ऑप्शन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, सहयोगी प्रक्रियाएं। क्योंकि सहयोग कर रहे हैं हम किसी का, तो सहयोगी प्रक्रियाएं हुई। किसी चीज़ को आत्मसात कर रहे हैं तो वो भी हमारी सहयोगी प्रक्रिया में ही आएगा। तो सहयोग, व्यवस्थापन और आत्मसात ये हमारी सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। कभी कभी सिर्फ व्यवस्थापन को ही दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 519, पर संस्कृति ग्रहण क्या है? तो पर संस्कृति ग्रहण यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के जल्दी से आंसर करिए इसका। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, प्रभावी समूह की संस्कृति को ग्रहण करना। ऑप्शन बी, सामाजिक आदान प्रदान की प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद को स्वीकारना। ऑप्शन सी, संघर्षरत संस्कृतियों का पूर्णता एकीकरण। ऑप्शन डी, दूसरे समूह के साथ सम्मिलन। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो प्रसंस्कृति ग्रहण है वो सामाजिक आदान प्रदान की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद को स्वीकारना है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि प्रसंस्कृति ग्रहण क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर एग्जैक्ट वैसे उसका समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 520, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक है? तो मात्र सत्तात्मक बताना है। आप लोगों को एक दिन मैंने पूरी जनजाति बताई थी कि कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक होती है, मातृवंशीय या पितृवंशीय, कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो आप लोग इसका आंसर वैसे जिसने पढ़ा है वो बता सकता है इजली। यहाँ पर ऑप्शंस हम देखेंगे। पहले चेक्सैंग, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी जंडिया, ऑप्शन डी मीणा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कुकी जनजाति मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, तो स्टूडेंट जनजातियों से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो जनजाति से, हर एग्ज़ाम में आपका जीआईसी है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट है, हर एग्ज़ाम में आपका जनजाति से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, या किसकी थिंकर ने जो अगर स्टडी करी होती है तो इन्होंने जैसे मैलिनोवस्की ने किस जनजाति का अध्ययन किया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन अक्सर आता है। तो जनजाति को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ओके, आज का हमारे 20 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो पूरा हो गया है। अब हम अगले वीडियो में, जो कि कल आएगा मेरा, इसके आगे का क्वेश्चन वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके,
और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ लाइव क्लास में आप लोग होते तो हैं, क्वांटिटी आपकी अच्छी रहती है, बट वहाँ पर आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, आपका लाइक नहीं आता है। जितने आप क्लास करते हैं उसका आधा भी लाइक नहीं रहता है। तो इसका मतलब आप वॉच तो कर रहे होते हैं बट वीडियो लाइक नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसा मत किया करिए। आप अपना कुछ ना कुछ रिव्यू आप दिया करिए। आपका जो रिव्यू रहे, लाइक डिसलाइक जो भी रहे, आप रिव्यू ज़रूर पेश किया करिए अपना। ओके, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।